एक तरफ कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी आय से अधिक संपत्ति वाले मामले में विजिलेंस के निशाने पर आ गए, तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद के सामने भी एक बहुत बड़ा धर्म संकट पैदा हो गया। इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल ये है कि गणेश जोशी जी का अब क्या होगा। हरक सिंह रावत भी ये कह रहे हैं कि मेरा मुंह अगर खुला तो उत्तराखंड ही क्या बल्कि पूरे देश की राजनीति में भूचाल आ जाएगा। ऋषिकेश में घायल पत्रकार योगेश डिमरी का हालचाल जानने हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत पहुंचे। पहले निशंक और अब त्रिवेंद्र सिंह रावत का पहुंचना क्या बताता है? योगेश डिमरी को पीटने का साइड इफेक्ट क्या हुआ, कहां पर तबादले हुए, कहां पर छापे पड़े, और कांग्रेस की केदारनाथ यात्रा पर फिर से एक अपडेट आया है। ये सब बातें होंगी इस वीडियो में, इसीलिए आगे बढ़ने से पहले चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को कीजिए लाइक और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के ऊपर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप लगा था। अब इस मामले में गणेश जोशी साहब की मुश्किलें बढ़ गई हैं। सिर्फ गणेश जोशी की ही नहीं बल्कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और उनकी जो मंत्री परिषद है, उनका जो कैबिनेट है, उसकी भी मुश्किलें बढ़ती हुई आपको नजर आएंगी। देखिए, किसी भी आदमी के लिए सबसे कठिन काम होता है कि किसी चीज के बारे में वो एक फैसला ले, कठोर निर्णय ले, और यही काम अब मंत्री परिषद और मुख्यमंत्री को भी करना है। उन्हें यह तय करना है कि मंत्रिमंडल में उनके साथी मंत्री गणेश जोशी पर आय से अधिक संपत्ति वाले मामले में केस दर्ज किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए। हालांकि अंत में फैसला तो कोर्ट का भी आना है, लेकिन उससे पहले अब गेंद पूरी तरह से उत्तराखंड सरकार, मुख्यमंत्री और उनकी कैबिनेट के पाले में है। खैर, हमने कई बार सुना है कि उत्तराखंड सरकार और हमारे मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाते हैं, इसीलिए हम भी ये उम्मीद करते हैं कि वो जो भी करेंगे ठीक ही करेंगे। लेकिन गणेश जोशी की ये कहानी शुरू कहां से हुई वो जानते हैं। एक वकील है जो कि आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, उनका नाम है विकेश नेगी। अब नाम सुनते ही आपको चट से याद आ ही गया होगा, अगर नहीं भी आया तो थोड़ा और जान लीजिए। वही विकेश नेगी, वही एडवोकेट, वही आरटीआई एक्टिविस्ट जिनको धूमधाम से ढोल बजा करके कुछ समय पहले जिला बदर किया जा रहा था, मतलब जिले की सीमा से बाहर किया जा रहा था, और उसके बाद कुछ ही दिन पहले अब कमिश्नर कोर्ट ने उनको उनके जिला बदर के आदेश को निरस्त कर दिया है। विकेश नेगी ने आरटीआई के माध्यम से जानकारी जुटाई और ये आरोप लगाया था कि मंत्री गणेश जोशी की संपत्ति तो उनकी आय से भी ज्यादा है, लिहाजा इसकी जांच की जाए। 2022 में चुनाव लड़ने के दौरान गणेश जोशी ने जो हलफनामा दायर किया था उसको आधार बनाया गया। अब इसमें मंत्री गणेश जोशी ने बताया कि उनकी संपत्ति तो 9 करोड़ रुपए है। अब आरटीआई एक्टिविस्ट का ये कहना था कि विधायक और मंत्री के तौर पर गणेश जोशी ने जो भी आयकर रिटर्न दिया है उसके हिसाब से तो उनको 15 सालों में 35 लाख रुपए का ही वेतन मिला होगा। इसके अलावा उनकी आय का भी कोई दूसरा स्रोत नहीं है, तो फिर ये 9 करोड़ रुपए आखिर आए कहां से? विजिलेंस कोर्ट ने इस मामले में अगली सुनवाई की तारीख 19 अक्टूबर की तय की है, लेकिन 19 अक्टूबर से पहले 8 अक्टूबर तक कैबिनेट को भी अपना एक फैसला लेना है। यह तय करना है कि केस दर्ज होगा या नहीं होगा। जो भी कैबिनेट फैसला लेगी उसके बाद विजिलेंस की कोर्ट में 19 अक्टूबर को इस मामले पर सुनवाई की जाएगी। अब क्या होता है कि मंत्री परिषद कार्यपालिका का कोई भी निर्णय लेने वाली एक सर्वोच्च संस्था होती है। आरटीआई एक्टिविस्ट विकेश नेगी की तरफ से जो पत्र भेजा गया था उस पर स्पेशल विजिलेंस जज ने विजिलेंस से आख्या मांगी थी, यानी कि एक रिपोर्ट मांगी थी। फिर विजिलेंस ने यह आख्या दी और साथ में एक पत्र भी दिया, लेकिन कोर्ट के आदेश से पहले मंत्री परिषद को 3 महीने का समय दिया जाता है। ये 3 महीने का समय 8 अक्टूबर को खत्म हो रहा है, मतलब 8 अक्टूबर तक कैबिनेट तय करेगी और उसके बाद 19 अक्टूबर को इस मामले में अगली सुनवाई होगी। अब विकेश नेगी ने देहरादून में बनने वाले सैन्य धाम के निर्माण में भी गड़बड़ी के आरोप लगाए थे। उन्होंने इसकी जांच के लिए भी सीबीआई और पीएमओ को एक पत्र लिखा था। अब देखते हैं कि इस मामले में, चाहे वो सैन्य धाम का हो या फिर गणेश जोशी का ये मामला हो, इस मामले में आगे क्या अपडेट्स आते हैं। हरक सिंह रावत एक लंबे अंतराल के बाद इन दिनों लगभग हर हफ्ते कम से कम एक बार तो चर्चाओं में आ ही जाते हैं। हरक सिंह रावत से पाखरो टाइगर सफारी मामले में ईडी ने पूछताछ की। एक बहुत ही लंबी चौड़ी पूछताछ उनसे चली है, काफी टाइम से ईडी इसके पीछे लगी हुई है। हरक सिंह रावत के कुछ बयान इसके बाद मीडिया में आए हैं। हरक सिंह रावत का ये कहना है कि मुझे जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है। उन्होंने हरीश रावत को लेकर के भी बोला कि भले ही हरीश रावत कुछ भी बोले, लेकिन वो मेरे बड़े भाई के जैसे हैं। एक तरीके से उन्होंने प्यार जताया। 2016 में उनके पास बगावत करने के अलावा कोई और चारा नहीं था, ये भी कहा। तब जो भी हुआ उसके लिए हरीश रावत जिम्मेदार हैं। उस वक्त मुझे काम नहीं करने दिया जा रहा था, तो फिर या तो मैं राजनीति से संन्यास ले लेता या फिर बगावत करता। ये बातें कही है हरक सिंह रावत ने। भले ही हरीश रावत उन्हें उजाड़ू बल्द क्यों ना कह लें, लेकिन वो उनके बड़े भाई हैं। हरक सिंह रावत ने यह भी कहा है कि मैं तो प्यार का भूखा हूं। हरक सिंह रावत प्यार का भूखा है, प्यार से आप बोलोगे तो हरक सिंह रावत गला भी काट करके रख देगा, लेकिन जबरदस्ती डरा धमकाकर अगर कुछ करवाना चाहोगे तो इस मामले में मैं पक्का ठाकुर हूं। मरना पसंद करूंगा लेकिन झुकना पसंद नहीं करूंगा। उन्होंने कहा है कि बीजेपी मैंने छोड़ी नहीं थी, बल्कि मुझे जबरदस्ती बीजेपी से निकाला गया था, और आज जो हथकंडे बीजेपी अपना रही है विपक्षों के साथ वो बिल्कुल गलत है। जब मैं भाजपा मंत्री था तो कांग्रेस वालों के काम करता था आराम से, और जब कांग्रेस में मंत्री था तो भाजपा वालों के काम आते थे तो उनके काम भी करता था। फिर उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कह दी। उन्होंने कहा कि मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन कुछ लोग जानबूझकर मुझे लक्ष्य बना रहे हैं या फिर मुझे टारगेट कर रहे हैं।
जिनके घर कांच के होते हैं वो दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं फेंका करते, नहीं मारा करते। मेरा मुंह अगर खुलेगा तो उत्तराखंड क्या देश की राजनीति में भूचाल आ जाएगा। जब मेरा मुंह खुलेगा तो फिर ईडी और सीबीआई क्या कर लेगी? अगर ऐसा ही है तो फिर करवाओ जांच मनी लॉन्ड्रिंग की, आगे से लेकर पीछे तक सब पता चल जाएगा। अब हरक सिंह रावत के पास ऐसे भी क्या राज हैं ये तो वही जाने, लेकिन एक बात तो सही है कि घर तो यहाँ पर सभी के शीशे के हैं और हरक सिंह रावत का ये बयान सामने आने के बाद एक बार फिर से अब चर्चाएं चलने लगी हैं। ऋषिकेश में पत्रकार योगेश डिमरी पर हमला करने वाला मुख्य आरोपी सुनील गंजा तो पकड़ा गया, लेकिन जो लोग लगातार कानून व्यवस्था पर या फिर अवैध रूप से शराब की बिक्री को लेकर के आवाज उठा रहे थे, उनकी मुहिम भी थोड़ी बहुत रंग लाई है। योगेश डिमरी का संघर्ष भी रंग लाया है। अब सरकार भी एक्टिव हुई है। कल हमने जो वीडियो किया था उसमें बताया था कि कैसे मुख्यमंत्री ने पुलिस के अफसरों को टाइट कर दिया है, उनको कहा है कि भाई स्ट्रिक्ट कानून व्यवस्था होनी चाहिए, जिसका असर भी अब देखने को मिला है। एसएसपी देहरादून अजय सिंह ने सख्ती दिखाते हुए ऋषिकेश, कोतवाली और रायवाला क्षेत्र में पिछले 10 सालों से जमा 37 पुलिसकर्मियों के तबादले कर दिए, ट्रांसफर कर दिए। साथ ही एसओजी देहात को भी भंग कर दिया और इसके साथ ही शराब के मामलों पर भी एसएसपी ने वहां जाकर जानकारी ली कि आबकारी एक्ट में कितने मुकदमे दर्ज हुए, क्या कार्रवाई वहां पर चल रही है। वहीं दूसरी तरफ कल मुख्यमंत्री के आदेश के बाद आबकारी विभाग भी एक्टिव नजर आया। आबकारी विभाग ने प्रदेश के कई शराब के ठेकों पर छापेमारी की। पूरे दिन भर चर्चा चलती रही। ओवर रेटिंग के चलते 100 से ज्यादा दुकानों पर आबकारी विभाग की छापेमारी कल हुई उत्तराखंड में, जिसमें देहरादून में 4 केस दर्ज किए गए। अब देखिए ये भी बड़ी विडंबना कि एक तरफ तो शराब अवैध रूप से बिक रही है और दूसरी तरफ जो वैध तरीका यानी कि शराब की दुकानों वाला, वहां पर महंगाई का सामना कस्टमर को करना पड़ रहा है ओवर रेटिंग के रूप में। अब ये ओवर रेटिंग की शिकायतें लगातार मिलती रहती हैं, इस पर छापेमारी होती है, तब कुछ समय मामला ठीक रहता है, लेकिन फिर से ओवर रेटिंग शुरू हो जाती है। यह भी एक बड़ा गंभीर विषय है। अब पत्रकार योगेश डिमरी एम्स में भर्ती हैं, उनसे मिलने के लिए ऋषिकेश के विधायक या फिर कोई मंत्री तो नहीं पहुंचा, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में हरिद्वार से सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत जरूर पहुंचे। त्रिवेंद्र सिंह रावत के साथ ही ऋषिकेश की मेयर अनिता ममगाई भी उनके साथ नजर आई। इससे पहले पूर्व सीएम डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक भी योगेश डिमरी को देखने तुरंत पहले ही दिन पहुंच गए थे। देखिए कम से कम राजनेताओं को ये तो करना ही चाहिए, जैसे निशंक और त्रिवेंद्र सिंह रावत पहुंचे हैं ऐसे ही अन्य लोगों को भी पहुंचना चाहिए। अब विपक्षी तो खैर जाएंगे ही, क्योंकि ये मामला उनके पक्ष का है एक तरीके से देखा जाए, लेकिन सत्ता वाले नेता भी अगर वहां पर पहुंच जाए तो कम से कम एक अच्छा संदेश जाएगा। अगले आदमी को जो घायल पड़ा हुआ है उसे भी लगेगा कि यार मैंने ऐसे ही तो नहीं मार खाई, मेरे फिटनेस से कुछ तो हुआ होगा। अब आखिर में कांग्रेस की केदारनाथ यात्रा की भी अपडेट आपको दे दूं। कांग्रेस ने जुलाई के महीने में केदारनाथ प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा निकाली थी। जैसे ही यात्रा 31 जुलाई को गौरीकुंड के पास पहुंची थी, वैसे ही केदार घाटी में एक आपदा आ गई थी, जिस वजह से इस यात्रा को स्थगित करना पड़ा। लेकिन अब इसका दूसरा चरण फिर से शुरू होगा और इसके लिए कांग्रेस की तरफ से पूरा जो कार्यक्रम है उसको भी जारी कर दिया गया है। 11 सितंबर को देहरादून से सीतापुर के लिए कांग्रेस के नेता रवाना होंगे, 12 सितंबर को सीतापुर से केदारनाथ के लिए रवाना होंगे और 13 सितंबर को कांग्रेस के तमाम नेता प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज समेत 13 सितंबर को केदारनाथ में जलाभिषेक करेंगे, प्रेस वार्ता करेंगे और अन्य काम भी वहां पर किए जाएंगे। खैर दिल्ली में तो केदारनाथ मंदिर अब बन नहीं रहा है, लेकिन इससे जुड़े कई सवाल अभी भी कांग्रेसियों के मन में हैं और आने वाला उपचुनाव केदारनाथ विधानसभा में वो भी होना है। तो ये सब तमाम बातें हैं, ये कुछ मेन पॉइंट्स, मेन मुद्दे आज के थे उत्तराखंड के, जो हमने इस वीडियो में डिस्कस की। आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताइएगा और बाकी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, थैंक्स का बटन भी दबा सकते हैं, वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, फेसबुक पर फॉलो भी कर सकते हैं। फिर मुलाकात होती है किसी दूसरे वीडियो में दूसरे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखिए।